बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। तो क्लास 7th एक्सरसाइज 1.13 आज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शंस, यानी कि मुदर्जा ज़ैल में से कौन कौन से तनासब में हैं। ठीक है जी, मैं इसको इंग्लिश के साथ साथ उर्दू में भी आपको ट्रांसलेट करूँगा, तो आप सब ने बड़े तवज्जो के साथ इसको सुनना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 7:2, उसके बाद प्रोपोर्शंस 35:10, यानी कि 7:2 35:10, यानी कि इसको अगर हम उर्दू में पढ़ें तो इस तरह होगा 7 निस्बत 2 तनासब 35 निस्बत 10। ठीक है जी, तो इसमें हमारे पास जो सॉल्व करने का प्रोसीजर होता है वो कुछ यूँ होता है कि आपने इसको लिखना है। ये जो वैल्यू है ये 7 है, इस चीज़ को हम कहते हैं जी निस्बत। ठीक है जी, ये हमारे पास 2 है, इस चीज़ को हम कहते हैं तनासब। ठीक है, जो 4 डाट है इसको तनासब कहते हैं। 35 ये आ जाएगी निस्बत। ठीक है, ये आ जाएगा 10। ओके स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व करने का जो तरीकाकार है वो इस तरह से है कि ये जो बाहर वाली दो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, जैसे ये मैंने एक लाइन लगाई है, इसको इस चीज़ को हम कहते हैं तरफ़ैन का हासिल ज़रब। ठीक है, तरफ़ैन का मतलब होता है बाहर वाली रकमें। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं तरफ़ैन का हासिल ज़रब। तो आपने जो बाहर वाली दो रकमें होगी उनको ज़रब दे देनी है और उसके बाद आपने इक्वल लिखना है। फिर आपने लिखना है वस्तैन का हासिल ज़रब। वस्तैन का मतलब होता है कि वस्त, ठीक है, जो सेंटर में है, जो दरमियान में है। ठीक है जी, तो आ जाएगा 2 ज़रब 35। तो इनको मल्टीप्लाई कर लें तो 2 ज़रब 35 आ जाएगा 70। इस तरफ से 10 ज़रब 7 करेंगे तो 70 आ जाएगा। अगर तो आपके पास दोनों की वैल्यूज़ जो है, यानी कि उन दोनों के आंसर जो है वो सेम आ जाएं, यानी कि जैसे ये मैंने इनको ज़रब दी है 70 आ गया है, 10 को 7 से ज़रब दी 70 आ गया है, तो ये हम कहेंगे ये तनासब है। यानी कि अगर दोनों के आंसर इक्वल आ जाएं तो हम इसको लिखेंगे ये तनासब है, यानी कि ये प्रोपोर्शंस हैं। अगर इन दोनों का आंसर सेम ना आए तो फिर हम कहेंगे ये प्रोपोर्शन नहीं है, ये तनासब नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अगला सवाल, उसमें मैंने आपको इंग्लिश में जो है वो करके दिखाया है। ये देखें, आपके पास दूसरा पार्ट है इसका 2:6 प्रोपोर्शन 5:20। ठीक है जी, तो इसमें भी आपने सेम उसी तरह पहले रकम लिखनी है और फिर बाहर वाली को ऐसे आपने लाइन लगा के और फिर सेंटर वाली को लाइन लगा देनी है। और फिर आपने इसको लिखना है जैसे मैंने आपको बताया है कि आपके पास है ये जो बाहर वाली हैं इसको हम कहते हैं तरफ़ैन। ठीक है उर्दू में, लेकिन इंग्लिश में हम कहते हैं एक्सट्रीम। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, मीन का मतलब होता है वस्तैन और एक्सट्रीम का मतलब होता है तरफ़ैन। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने उसी तरह ही 2 और 20 को ज़रब दे देनी है, इक्वल लिख के फिर 6 ज़रब 5। ठीक है, इनको ज़रब दे देनी है तो ये आ जाएगा 6, 5 को ज़रब देंगे 30 आ जाएगा, 20 और 2 को ज़रब दें 40 आ जाएगा। तो अब ये दोनों की वैल्यूज़ जो है वो बराबर नहीं है, तो लिहाजा हम इसको कहेंगे ये तनासब नहीं है, यानी कि दिस इज़ नॉट प्रोपोर्शंस। ठीक है स्टूडेंट, ओके है। अब नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्वेश्चन है 16, 12, 4, 3। ठीक है जी, तो उसी तरह ही आपने, अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि जब हम लिखेंगे तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब, तो ये इस तरह से होगा। तरफ़ैन में हमारे पास आ जाएगा 16 ज़रब 3, यानी कि बाहर वाली रकमें। ठीक है, इस तरह आपने इनको लाइन लगा देनी है, तो ये तरफ़ैन बन गया आपका। और इसी तरह जब वस्तैन की बात करेंगे तो वस्त यानी दरमियान, मैंने बताया था दरमियान वाली दो रकमों को आपने ज़रब दे देनी है, तो ये आ जाएगा 16 ज़रब 3 बराबर आ जाएगा 12 ज़रब 4 के। ठीक है जी, तो ये आपका मल्टीप्लाई करें 16 3 48 और 12 को 4 से ज़रब दें ये भी 48 आ जाएगा। तो ये आपका तनासब है, यानी कि दोनों वैल्यूज़ आपकी सेम आ गई हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है।
ठीक है जी। इसमें आप देखें तो 10, 8, 70 और 56 है, ठीक है, यानी कि 10, 8, 70 और 56। अब इसको आपने उसी तरह सेम, क्योंकि आप पहला सवाल कर रहे हैं तो उसमें सारे सवाल सेम है, तो इसमें भी आपने लिखना है तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। तो तरफ़ैन उसी तरह जैसे मैंने बताया है कि बाहर वाली रकमों को मल्टीप्लाई करना है, तो 10 और 56 को ज़रब दे दें और इधर से 70 और 8 को ज़रब दे दें वस्तैन में, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 560, इधर भी आ जाएगा 560। तो दोनों का सेम है, तो ये हम लिखेंगे तनासब है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमारे पास रकम है 15, 50, 9, 3। तो इसको भी आपने उसी तरह पहले रकम लिख ली है, उसके बाद आपने फार्मूला लिखना है तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। ठीक है, अब तरफ़ैन चूँकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बाहर वाली दो रकमें हैं, तो इधर से 15 आ जाएगा, इधर से 30 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें 15 ज़रब 30, तो ये आ जाएगा 450। और वस्तैन में हमारे पास दरमियान वाली रकमें हैं 9 और 50, इनको मल्टीप्लाई करें तो 450 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास तनासब है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ गई हैं। इसी तरह सेम नेक्स्ट इसका 6 वाला पार्ट है, उसमें भी 20, 4, 3 और 40 है। तो हमने रकम लिख के उसी तरह फार्मूला लिखना है, तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। तो तरफ़ैन में बाहर वाली दो रकमें कौन सी हैं स्टूडेंट? 20 और 40। ठीक है जी, 20 और 40 को ज़रब दे दें तो 800 आ जाएगा, और जो दरमियान वाली रकमें हैं वह है 4 और 3, इनको ज़रब दे दें तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो लिहाजा हम इसको कहेंगे ये तनासब नहीं है, यानी कि ये प्रपोर्शन नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे दिस इज़ नॉट प्रपोर्शन। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन है। सेकंड वाले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि इसमें अब आपके पास तनासब रास्त और तनासब मकूस जो है वो पूछा गया है इन क्वेश्चंस में, जो 2 के बाद वाले शुरू होते हैं। तो तनासब रास्त और तनासब मकूस का मतलब ये है कि जो रास्त है उसमें ये होता है कि अगर आपकी कोई भी वैल्यूज़ जो हैं वो बढ़ रही हैं, तो उसके साथ साथ जो दूसरी वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है जी, और अगर एक वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी वैल्यू भी कम होगी, तो इस चीज़ को हम कहते हैं तनासब रास्त, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसे हम कहते हैं। ठीक है जी, अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाए, तो फिर यहाँ एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी कम हो जाए, तो उसको हम कहते हैं तनासब रास्त। और अगर एक मकदार जो है या क्वांटिटी जो है वो आपकी इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि बढ़ रही है, और दूसरी क्वांटिटी या मकदार जो है वो कम हो रही है, तो फिर हम उसको कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि तनासब मकूस। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास तनासब रास्त और तनासब मकूस। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ जी फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। ठीक है जी, तो ये अभी सेकंड वाला क्वेश्चन है जिसमें कहता है जी दर्ज झैल देरे तनासब में मुतगय्यर की कीमतें मालूम करें। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन जो है ये मैंने आपको पहले बता दी हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू होंगी। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सेम उसी तरह जैसे हमने पहले वाला किया था, उसमें ये था कि हमें डायरेक्टली ये देखते थे कि दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं कि नहीं, लेकिन इस वाले सवाल में फार्मूला वही है, सिर्फ और सिर्फ इसमें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले लिखा हुआ है जी वैल्यू है 7, 6, x एंड 50। ठीक है जी, 7, 6, x और 50। ठीक है, सेम उसी तरह हमने इस पर फार्मूला लगाया, तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर आ जाएगा वस्तैन का हासिल ज़रब। तो जब तरफ़ैन की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास 7 को 50 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 7 को 50 से ज़रब देंगे तो 350 आ जाएगा, और वस्तैन में दरमियान वाली वैल्यू जो है उनको ज़रब देंगे तो 6 मल्टीप्लाई एक्स, यानी कि 6 ज़रबे एक्स, तो ये आ जाएगा 6x। ठीक है जी, अब ये 6 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ज़रब और एक्स के साथ, तो जब इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये तकसीम हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा।
तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 58.33 आएगी। ठीक है स्टूडेंट, 58.33 आ जाएगी। उसके बाद सेकंड वाला है, इसमें लिखा हुआ है जो y रेशो 8 प्रोपोर्शंस 45 रेशो 20, यानी कि y निस्बत 8 तनासब 45 निस्बत 20। तो इसमें भी हमने वही फार्मूला ऊपर वाला लगाना है। ये वाला तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। तो ये आ जाएगा y ज़रब 20 बराबर है 8 ज़रब 45। तो ये आ जाएगा 20 y इक्वल टू 360। ठीक है जी। तो y बराबर आ जाएगा 360 बटा v। तो ये 0 से कैंसिल हो जाएगा और 2 को 36 पे तकसीम करें तो 18 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो y का जो आंसर है वो हमारे पास 18 आ जाएगा। उसके बाद आते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड वाला। अच्छा जी, ये थर्ड वाला पार्ट है जिसमें वैल्यू है Z 9 15 35। ठीक है जी, Z 9 15 35। उसी तरह हमने इस पर फार्मूला लगाया है, तरफ़ैन का असले ज़रब बराबर है वस्तैन का असली ज़रब। तो तरफ़ैन में हमारे पास आ जाएगा Z ज़रब 35 और वस्तैन में आ जाएगा 9 ज़रब 15। तो जब 9 को 15 से ज़रब देंगे तो 135 आ जाएगा और ये 35 Z आ जाएगा। ठीक है, 35 जो है वो Z के साथ ज़रब हो रहा है, जब इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो तकसीम हो जाएगा और जब इन दोनों को तकसीम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.85। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद है 4 वाला जिसमें हमारे पास है W 2 24 18। तो इसमें भी सेम वही है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी कि तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। तो 18 W इक्वल टू 48। तो 18 को 48 पे तकसीम कर दें तो 2.667। तो अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, जो अभी आपको डेफिनेशन बताई है ना तनासब रास्त और तनासब मकूस की, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो वो इसी क्वेश्चन के रेलिवेंट थी। ठीक है, इसमें यही था कि आपके पास अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स में हमारे पास जो अगर एक क्वांटिटी या एक मकदार जो है वो अगर इंक्रीज़ हो रही है या बढ़ रही है तो दूसरी मकदार भी उसी रेशो से या उसी निस्बत से बढ़ेगी, और अगर एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो जाएगी। इसे हम कहते हैं तनासब रास्त। और तनासब मकूस में अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी कम हो जाएगी, या एक कम हो रही है तो दूसरी बढ़ जाएगी। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं तनासब मकूस या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इंग्लिश में। ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ 7 kg पोटैटोज कास्ट 140 रुपीज़, हाउ मच वी पे फॉर 12 kg पोटैटोज। कहता है अगर आपके पास 7 किलो जो हैं वो आलू हैं, ठीक है जी, 7 किलो अगर आपके पास आलू की कीमत जो है वो 140 रुपये है। ठीक है जी, यानी कि अगर 7 किलो आलू की कीमत 140 रुपये है तो हमें 12 किलो आलू जो है उसके लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है जी, यानी कि अगर 7 किलो, जैसे आप एक मिसाल ले लें कि 7 किलो आलू जो हम 140 रुपये के हैं, अगर आपने 12 किलो लेने हैं तो आपको कितने पैसे और देने पड़ेंगे। ठीक है, या कितने के आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम सबसे पहले फ़र्ज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने एक्स मालूम करना है ना, उसकी जो कास्ट है यानी कि उसकी जो पैसे हैं वो हमने मालूम करने हैं। तो पहले हम फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ किया, मतलूबा कीमत है एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आलूओं की कीमत और इधर मकदार लिख लेते हैं। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 7 किलो। ठीक है जी, और 140 रुपये। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास ये था कि सॉरी यहाँ पे ना कीमत लिख ली थी, तो ये हमारे पास मकदार है। ठीक है जी, और ये हमारे पास कीमत है इसकी। तो 7 किलो जो है वो आलू हैं, उसकी जो कास्ट है यानी कि उसके जो पैसे हैं वो 140 रुपये हैं। ठीक है, यानी कि 7 किलो आलू जरे ने 140 दे आए ने, तो 12 किलो जरे ने वो किन्ने दे आएंगे। ठीक है, जो हम मालूम करना है। तो इधर हमने क्या करना है कि ये देखें आपके पास यानी कि 7 किलो जो है 140 रुपये के हैं, अगर 12 किलो लेंगे तो इसका मतलब ये है कि उसके पैसे जो है वो बढ़ जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, दोनों तनासब रास्त है, इनके एक मकदार जो है वो अगर बढ़ रही है तो दूसरी भी उसी निस्बत से बढ़ेगी। ठीक है जी, तो आपने अगर तनासब रास्त है तो आपने ये एरो के निशान जो है वो नीचे से ऊपर लगाने हैं। ठीक है जी,
समझ आ रही बात कि इनके ज़्यादा से कम की तरफ, इनके ये 12 ज़्यादा 7 कम है, और क्योंकि 12 किलो है तो इधर प्राइस भी ज़्यादा होगी, तो ये ज़्यादा और ये कम है। ठीक है जी। तो आपने इसको इस तरह लिखना है कि जहाँ से एरो शुरू होगा ना वो वाली रकम ऊपर लिखनी है। ठीक है, ये 12 आ गया ऊपर, और जहाँ पे एंड होगा वो 7 नीचे लिखना है। ठीक है, इसी तरह सेम x ऊपर 140 नीचे। तो फिर आपने इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, 7 को आपने मल्टीप्लाई करना है x से, 7 को x से ज़रब देनी है, और 12 को 140 से ज़रब देनी है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7x इक्वल टू 1680। ठीक है, 1680। तो फिर आपने ये 7 जो है इसको इस तरफ ला के डिवाइड कर देना है। ठीक है, तकसीम कर देना है। तो जब 7 को इस पे तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास 240 रुपये जो है वो आ जाएंगे। इनके अगर 7 किलो आलू थे वो 140 रुपये के थे, और अब 12 किलो जो है वो कितने के आ गए हैं, 240 रुपये के आ गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी इसकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर 10 हॉर्सेज 12 kg 400 ग्राम ऑफ फूड इज़ रिक्वायर्ड डेली इन द सेम प्रपोर्शंस, हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 16 आवर्स। यानी कि उसका मतलब है अगर 10 घोड़ों को रोज़ाना 12 किलोग्राम 400 ग्राम खुराक की रोज़ाना ज़रूरत है तो 16 घोड़ों के लिए कितनी खुराक की ज़रूरत होगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा, फ़र्ज़ किया मतलूबा खुराक x है, तो घोड़ों की खुराक जो है, ठीक है, इनके घोड़ों जितने घोड़े हैं, घोड़ों की खुराक मतलब तादाद उसकी। ठीक है जी। तो वो 10 है हमारे पास है। ठीक है जी। अब खुराक का मास ग्राम में लिखना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखें तो 12 किलोग्राम 400 ग्राम, तो एक किलोग्राम है ना वो आपका 1000 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है जी। तो जब जब 12 किलोग्राम आएगा तो इसका मतलब 12 को आपने 1000 से ज़रब देना, तो ये आ जाएगा 12,000। ठीक है जी। और 400 ग्राम ऊपर है तो 400 इसमें जमा कर दें तो 12,400 ग्राम ये इस तरह आपका आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई ये 12,400 कैसे आया है। ठीक है। अब उसके बाद सेम वो कहता है जी आपके पास अगर 16 घोड़े हो जाएं तो उसकी खुराक जो है वो कितनी होगी। तो डेफिनेटली आपको समझ आ जानी चाहिए कि अगर 10 घोड़े हैं तो 12,400 ग्राम है, तो अगर घोड़े ज़्यादा हो जाएंगे तो उसकी खुराक भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमारे पास है तनासब रास्त, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर एक क्वांटिटी या एक मिकदार जो है वो अगर बढ़ रही है तो दूसरी भी उसके साथ बढ़ जाए तो फिर तनासब रास्त है। ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही घोड़े बढ़े हैं उसकी खुराक भी बढ़ गई है। ठीक है। तो ये दोनों एरो जो ये आपने ऊपर की तरफ लगाने हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो मैंने कहा था कि जहाँ से एरो शुरू करेंगे वो रकम ऊपर रखनी है, जहाँ पे एंड होगा वो रकम नीचे होगी। तो बराबर आ जाएगा उसी तरह x ओवर 12,400। तो अब इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है जी। ना भी करें तो ये 12,400 जो तकसीम हो रहा है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12,400 ज़रबे 16/10। तो आपने उसी तरह 1010 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 16 को 1240 से ज़रब देंगे तो 19,840 आ जाएगा। ठीक है जी। ये ग्राम है हमारे पास जो वैल्यू आई है। ठीक है जी। अब इसको हमने किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आपने इसको इस तरह लिखना है 19,000 प्लस 840 तरह लिख लें। तो आपको मैंने बताया था कि ये जो 1000 का फिगर है ना, यानी कि आप इसको इस तरह 19 मल्टीप्लाई 1000 जमा 840, तो ये जो 1000 है ना ये आपका किलोग्राम है। ठीक है जी। और ये जो है आपके पास 840 वाला है ये ग्राम है। तो इसको आप इस तरह लिख लें 19 किलोग्राम 840 ग्राम। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यानी सवाल नंबर 5 है, जिसमें लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ 16 क्विंटल्स ऑफ बीन इज़ 40,400 रुपीज़, हाउ मच विल 4 क्विंटल्स कॉस्ट। ठीक है, इनके आगे उसने बताया कि 16 क्विंटल्स की कॉस्ट बताई है, फिर उसने कहा कि अगर 4 क्विंटल्स जो हैं वो कितने के होंगे। ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा कि अगर क्विंटल मतलब ये है कि 16 क्विंटल फलियों के, ठीक है, बीन होती हैं फलियाँ, तो 16 क्विंटल फलियों के दानों की कीमत 40,400 रुपये है। 4 क्विंटल फलों के दानों की कीमत क्या होगी। ठीक है जी। अब आपने 4 की बतानी है, तो लिहाजा
अब यहाँ पे आप देखें तो कहता जी फ़र्ज़ किया मतलूबा कीमत आपके पास x है, तो फलियों की मकदार जो है वो हमारे पास 16 है और उसकी कीमत जो है वो 40,400 है। अगर फलियों की तादाद कम हो गई है, ठीक है जी, तो फिर इसकी कीमत भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी हमारे पास तनासब रास्त है। तो अब इसमें भी आपने दोनों एरो जो हैं वो ऊपर की तरफ लगाने हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/16 इक्वल टू x ओवर 40,400, 40,400। अब ये 40,400 जो है ये तकसीम हो रहा है, तो जब ये इधर लाएंगे तो ये ज़रब होगा। तो आपने 4 को 16 पे तकसीम किया, 4 आ गया। फिर 4 को 40,400 पे तकसीम करेंगे तो 10,100 आ जाएगा। तो ये आपके पास एक्स की जो वैल्यू है वो आ गई कि 4 क्विंटल की जो प्राइस है वो 10,100 है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद सवाल नंबर 6 है, इफ़ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज़ डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, दे विल गेट 5 स्वीट ईच। हाउ मैनी ईच विल गेट इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज़ रिड्यूस्ड बाय 4। इसका मतलब यह है कि टॉफ़ियों का एक पैकेट जो है वो 24 बच्चों में तकसीम किया गया तो हर बच्चे को 5 टॉफ़ियाँ मिलेंगी। अगर बच्चों की तादाद 4 कम कर दी जाए तो हर बच्चे को कितनी टॉफ़ियाँ मिलेंगी। ठीक है, यानी कि 24 बच्चे थे, हर बच्चे को 5-5 टॉफ़ियाँ आई थी। वो कहता है अगर उसमें से 4 बच्चे कम कर दिए जाएँ, यानी कि बच्चे 20 हो जाएं, तो फिर जब टॉफ़ियों की तादाद कितनी कितनी आएगी। ठीक है जी। तो अब इस सवाल में आपके पास तनासब मकूस वाली डेफिनेशन जो है वो लगेगी, यानी कि आपके पास अगर एक मकदार जो है वो बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि तनासब मकूस। तो इसमें आप देखें फ़र्ज़ किया टाफ़ियों की तादाद जो है वो हमारे पास x है। ठीक है जी। तो बच्चों की तादाद जो है वो पहले 24 थी और टाफ़ियों की तादाद 5 थी, यानी कि हर बच्चे को 5 आई। अब वो कह रहा है कि बच्चों की तादाद अगर हमने 20 कर दी है, 4 कम कर दी हैं, तो इसमें से जो टाफ़ियों की तादाद है वो आपके पास बढ़ जाएगी क्योंकि बच्चे जो कम हो गए हैं। तो ये हमारे पास एक क्वांटिटी जो है वो कम हो रही है और एक जो है वो बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पे तादाद बढ़ रही थी ना, तो हमने ज़्यादा से कम की तरफ मूव किया, इधर से भी हमने ज़्यादा से कम की तरफ मूव किया। ठीक है, तो हमने जहाँ से मैंने कहा था कि हम शुरू करेंगे वो रकम ऊपर रखेंगे, ये शुरू किया यहाँ से तो 24 ऊपर आ गया, 20 नीचे आ जाएगा क्योंकि 20 पेंड हुआ है। उसके बाद यहाँ x से शुरू किया तो x ऊपर और 5 नीचे आ जाएगा। अब हम ये क्या करेंगे, ये 5 जो ये तकसीम हो रहा है, तो जब ये इस तरफ मूव करेगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 24/20 ज़रब 5। तो 5 को जब तकसीम किया, 5 1 5 5 4 20 और फिर 4 1 4 और 4 6 24, यानी कि x जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। यानी कि जब 4 बच्चे हमारे पास कम हो गए तो फिर हर बच्चे को 6 टॉफ़ियाँ जो है वो मिलेंगी। ठीक है जी। उसके बाद सवाल नंबर 7 है, इसमें कहता है जी अगर 2 आदमी एक दरख्त को 10 दिनों में काटते हैं तो 4 आदमी इसी काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है जी। तो इसमें लिखा हुआ जी x जो है वो बराबर है फ़र्ज़ किया मतलूबा दिनों की तादाद। अब इसमें आदमियों की तादाद जो है वो पहले 10 थी और दिन 2 थे। अब वो कह रहा है जी अगर आदमियों की तादाद 4 कर दें, यानी कम कर दें, तो दिन की तादाद क्या होगी, डेफिनेटली वो दिनों की तादाद बढ़ जाएगी आपकी, क्योंकि 10 आदमी 2 दिन में काम करते हैं। तो अगर 4 आदमी बस रह जाएं, ठीक है, इनके आदमी कम कर दें, तो फिर दिन जो है उसके बढ़ जाएंगे। तो अब इसको भी हम कहेंगे ये तनासब मकूस है। तो ये 10 से शुरू करेंगे 4 पे एंड, और इधर दारी बात है x जो है वो बढ़ रहा है, तो यहाँ से शुरू करेंगे और 2 पे एंड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 10/4 बराबर आ जाएगा x/2। तो अब आपने ये 2 जो तकसीम हो रहा है ये उस तरफ मूव कराएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ज़रब हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 ज़रब 10/4 इक्वल टू x। फिर ये कैंसिल करेंगे, 2 1 2 2 दूनी 4, फिर 2 1 2 और 2 5 10, यानी कि x जो है वो 5 आ जाएगा। ठीक है जी। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब 10 आदमी थे 2 दिन लगे थे, अगर 4 आदमी आ गए तो 5 दिन लगे। ठीक है, यानी कि 4 आ गए आदमी तो 5 दिन में ये काम ख़त्म होगा। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर एक आदमी बाग में से सेब तोड़ने में 10 दिन लगाता है तो 5 आदमी मिलकर ये सेब कितने दिनों में तोड़ेंगे। ठीक है जी। क्योंकि एक बाग में
एक आदमी जब सेब तोड़ता है तो 10 दिन लगाता है, अकेला आदमी है। तो अगर 5 आदमी मिल जाएं तो फिर दिन कम हो जाएंगे, सारी बात है। तो इसमें कहता है जी फ़र्ज़ किया मतलूबा दिनों की तादाद x है, तो आदमियों की तादाद जो है वो 1 है और दिन कितने थे 10। अगर आदमी 5 हो जाएं तो दिन जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है जी। तो अब ये भी आपके पास इन्वर्स लिया है, ठीक है, इनका तनासब मकूस है। तो हमने 1 से 5 और 10 से x, ठीक है जी, यानी कि 1 से शुरू किया 5 पे एंड किया, x से शुरू किया 10 पे एंड किया। यहाँ फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 5 से शुरू करें 1 पे एंड करें और इधर से आप 10 से शुरू करें x पे एंड करें, इनका अपोजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर भी आंसर सेम ही आएगा आपका। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 1/5 इक्वल टू x/10। अब ये 10 जाइए इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई 1/5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। 2 दिन लगे, ठीक है जी। यानी कि आदमी जब 5 हो गए तो फिर 2 दिन में काम ख़त्म हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें कह रहा है जी अगर एक आदमी एक घर से कीड़ों को निकालने के लिए 7 दिन लगाता है तो 7 आदमी मिलकर इस घर को कीड़ों से पाक करने में कितने दिन लगाएंगे, ठीक है जी। क्योंकि एक आदमी था और 7 दिन थे, अगर 7 आदमी हो जाए तो फिर कितना टाइम लगेगा, ठीक है जी, कितने दिन लगेंगे। तो उसी तरह ही हमने आदमियों की तादाद लिखी है, वो तो 1 है और दिन कितने थे 7, फिर आदमी 7 हो गए हैं और दिन कितने होंगे x, क्योंकि हमें पता नहीं है। तो लिहाजा इसी तरह ही आपने ये भी तनासब मकूस होगा, तो इसका एरो जो है वो 7 से 1 की तरफ, इसका 7 से x की तरफ। तो ये आ जाएगा x/7, ठीक है जी, और 1/7। ओके स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये 7 जो है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1/7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 7 से कट होके 1 दिन आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 दिन, ठीक है। ये तो वैसे भी हमें मतलब कि अगर गैस करें तो उस तरह भी हमें पता चल रहा है कि अगर एक आदमी था 7 दिन लगे, 7 आदमी हो गए तो 1 दिन लग जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई आपकी। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है या मसला है तो आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं, तो फिर आपका मसला जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक।